हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल नेटवर्क का फंडा में। पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको OSPF कॉल के बारे में बताया था। OSPF में यूज़ होने वाला एल्गोरिदम इस वीडियो में बताऊंगा। OSPF में जो एल्गोरिदम यूज़ होता है राउटिंग टेबल बनाने के लिए, या दूसरे वर्ड्स में कहे तो शॉर्टेस्ट पाथ बनाने के लिए जो एल्गोरिदम यूज़ होता है उस एल्गोरिदम को बोलते हैं डाइस्क्रा एल्गोरिदम। तो इस वीडियो में हम लोग डाइस्क्रा एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने नेटवर्क का फंडा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को क्लिक करें और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा जिससे इस वीडियो की रेटिंग बढ़ सके। डाइस्क्रा एल्गोरिदम को सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम भी कहते हैं। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है? किसी एक सोर्स से वेरियस डेस्टिनेशन के बीच में जो भी पाथ अवेलेबल हैं उनमें सिंगल कॉस्ट का पाथ कौन सा होगा, उसके लिए डाइस्क्रा एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है। डाइस्क्रा एल्गोरिदम का जो बेसिक अप्रोच है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम मीन्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को ग्रीडी मेथड से सॉल्व किया जाता है। ग्रीडी मेथड मीन्स एक बार में एक स्टेज ली जाती है और कुछ प्री डिसाइडेड प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करते हुए ग्रीडी मेथड्स बनाया गया है। अब इन चीज़ों को समझने के लिए इस ग्राफ को एक बार ध्यान से देखिए। डाइस्क्रा एल्गोरिदम बेसिकली एक वेटेड या नॉन वेटेड ग्राफ के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे एक ग्राफ हमने बनाया है। इस ग्राफ के ऊपर कुछ इनके जो एजेस हैं इनके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए, ये इनके वेट को बता रहा है, कॉस्ट को बता रहा है कि A to B कॉस्ट 3 है, A to C कॉस्ट 6 है, और इस तरीके से ये कॉस्ट को बता रहा है। यहाँ पे इस नोड A को या वर्टेक्स A को हम सोर्स नोड मानते हैं और यहाँ से वेरियस नोड्स के लिए क्या शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो डाइस्क्रा एल्गोरिदम के अंदर इस नोड A को हम लोग सोर्स नोड कंसीडर कर लेते हैं। इस सोर्स नोड A से वेरियस नोड्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो पाथ पता करना है। वो पता करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इनके ऊपर इनकी कॉस्ट लिखी हुई है कि A से B पहुंचने की कॉस्ट 3 है, ये इस नोड के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे C तक पहुंचने के लिए 6 कॉस्ट है, ये 6 लिखा हुआ है। D, E और F A से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इनकी जो कॉस्ट है वो इन्फिनिटी यहाँ पे लिखी हुई है होगा। डाइस्क्रा एल्गोरिदम करता है क्या है, इन अवेलेबल कॉस्ट में से मिनिमम मीन्स शॉर्टेस्ट कॉस्ट का सिलेक्शन करेगा। तो शॉर्टेस्ट अमंग 3, 6, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 3 इज शॉर्टेस्ट, देन ये इस नोड को प्रोसेस करेगा, इस नोड को सेलेक्ट करेगा। कवर शॉर्टेस्ट पाथ जब वो डिस्कवर कर लेगा अमंग 3, 6, इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, देन उसके बाद उस नोड से वो अगले शॉर्टेस्ट पाथ को चेक करता है कि वहाँ से अगले वर्टेक्स तक पहुँचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, और ये चीज़ें वो अपडेट करता है। इस अपडेशन को बोलते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या है? रिलैक्सेशन को अभी यहाँ पे एक सिंपल सा एक फंक्शन लिखा हुआ है कि इफ़ डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स u प्लस कॉस्ट ऑफ u to v इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स v, देन क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स v इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स u प्लस कॉस्ट ऑफ एज u to v। अब इसमें क्या है, u जो है वो सोर्स नोड है और v जो है वो डेस्टिनेशन नोड है। मीन्स जिन दो नोड्स के बीच में ये रिलैक्सेशन परफॉर्म होगा उसमें से एक नोड को u कंसीडर करेंगे और दूसरे नोड को v कंसीडर करेंगे। अब इस रिलैक्सेशन को हम लोग आगे अप्लाई करके देखेंगे कि ये रिलैक्सेशन कैसे आगे अप्लाई होता है और किस तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ डिस्कवर होते हैं।
3, 6, इन्फिनिटी 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 में 3 सबसे शॉर्टेस्ट है, इसलिए अब ए जो है ये बी नोड को प्रोसेस करेगा क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ था। अब यहाँ पहुँचने के बाद ये अपडेशन या रिलैक्सेशन अप्लाई करेगा। रिलैक्सेशन क्या अप्लाई करेगा, क्योंकि पहले हमको पता है कि B to D इसके डायरेक्टली कनेक्टेड B to D है और B to C डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। डिस्टेंस ऑफ U मीन्स इसकी कॉस्ट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अब ये U हो गया और ये V हो जाएगा, और एक बार ये U होगा और एक बार D जो होगा वो V बन जाएगा, क्योंकि B से C और D दो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स या वर्टिसेस हैं। ये एल्गोरिथम क्या बोलता है, मिनिमाइजेशन क्या बोलता है? मिनिमाइजेशन बोलता है कि डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स U इस केस में U3 है, प्लस कॉस्ट ऑफ U to V, दिस B is U and D is V, तो 3 + 8 = 11, और ये ऑब्वियस है कि ये इन्फिनिटी से लेस है, इसलिए जो डिस्टेंस ऑफ V होगा वो क्या हो जाएगा, du प्लस कॉस्ट ऑफ एज U + V मीन्स 3 + 8 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इन्फिनिटी 11 हो जाएगा। और दूसरे केस में क्या होगा, ये 3 tu है, U + V 2 है, तो 3 + 2 = 5, ये भी <6 है, तो ये 6 रिप्लेस हो जाएगा 5 से, और ये इन्फिनिटी रिप्लेस हो जाएगा 11 से। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया इन्फिनिटी को 11 से, और इस 6 को रिप्लेस कर दिया 5 से। अब इस B नोड से जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है उसको कंसीडर किया जाएगा। यहाँ से जो शॉर्टेस्ट पाथ है अब कौन कौन से हैं, 11, 5, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इसमें शॉर्टेस्ट कौन सा है, 5। देन इस नोड को सेलेक्ट किया जाएगा। अब ये C प्रोसेस होगा। C पे पहुँचने के बाद अगेन वो मिनिमाइजेशन प्रोसेस चलेगी, अगेन मिनिमाइजेशन प्रोसेस होगा। मिनिमाइजेशन प्रोसेस क्या बोलता है कि यहाँ से आगे का नोड का क्या है, जो अनप्रोसेस्ड है, 5 + 4 = 9, और ये 9 जो है इन्फिनिटी से लेस है, इसलिए ये इन्फिनिटी रिप्लेस हो जाएगा 9 से। अब जो कॉस्ट अवेलेबल है वो 9, 11 और इन्फिनिटी है, इसमें से सबसे जो मिनिमम है, जो लोएस्ट कॉस्ट है वो 9 है, मीन्स अब नोड E या वर्टेक्स E प्रोसेस होगा। वर्टेक्स E पे पहुंचने के बाद अगेन से मिनिमाइजेशन प्रोसेस लगेगा। मिनिमाइजेशन प्रोसेस यहाँ के लिए दो कनेक्टेड नोड्स हैं, 9 + 3 = 12, और 12 जो हो 11 से बड़ा है, इसलिए इस 11 को रिप्लेस नहीं किया जाएगा, क्योंकि 12 11 से बड़ा है, तो ये 11 एज इट इज़ रह जाएगा। और 9 + 6 = 15, और ये लेस देन इन्फिनिटी है, इसलिए ये इन्फिनिटी रिप्लेस हो जाएगा 15 से। अब इस नोड के बाद दो नोड बचे, दोनों की कॉस्ट है 11 और 15, इसमें 11 शॉर्टेस्ट है, मीन्स ये 11 अब कंसीडर किया जाएगा, और 11 से अनप्रोसेस्ड एक ही नोड बचा है, तो इनके बीच में अगेन मिनिमाइजेशन प्रोसेस चलेगा। 11 + 2 = 13, और ये 13 है लेस देन 15, मीन्स ये 15 अब रिप्लेस हो जाएगा 13 से। और इस तरीके से नोड A से वेरियस नोड तक पहुंचने के शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाते हैं, और इस तरीके से ये एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। फ्रॉम नोड A टू अदर वर्टिसेस पहुंचने के लिए ये शॉर्टेस्ट कॉस्ट होगी 3, 5, 11, 9 एंड 13। 3, 5, 11, 9 एंड 13। ये एक मेथड था डायस्क्रा एल्गोरिथम का। डायस्क्रा एल्गोरिथम को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी है जो इसी वीडियो में आपको बता रहे हैं। लिस्ट मेथड को समझने के लिए इस फ्लो चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। इस फ्लो चार्ट को एक बार समझ लेंगे तो डायस्क्रा एल्गोरिथम लिस्ट मेथड से बहुत आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। तो डायस्क्रा एल्गोरिथम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये ग्राफ के हेल्प से शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बनाते हैं, और ये एल्गोरिथम में सभी नोड्स को दो सेट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो सेट्स होते हैं टेंटेटिव नोड और परमानेंट नोड, और ये करंट नोड के सभी नेबर्स फाइंड करते हैं,
उन्हें टेंटेटिव बनाते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं, अगर वो एग्जामिन में पास हो जाते हैं तो उन्हें परमानेंट नोड बना देते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए ये फ्लो चार्ट हमने बनाया है। फ्लो चार्ट के अंदर यहाँ पे डायस्क्राल एल्गोरिथम जब स्टार्ट होता है तो वो क्या करता क्या है कि जिस रूट को सोर्स रूट या सोर्स नोड बनाया गया है उसको लोकल नोड बनाया जाता है और उसको सबसे पहले टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया जाता है। और अगर टेंटेटिव लिस्ट एम्प्टी है तो डायस्क्राल एल्गोरिथम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और अगर एम्प्टी नहीं है मीन्स टेंटेटिव लिस्ट के अंदर कुछ भी वैल्यूज भरी हुई हैं, उसके एलिमेंट्स हैं, देन ये एल्गोरिथम आगे बढ़ेगा और होगा क्या कि टेंटेटिव लिस्ट में मौजूद शॉर्टेस्ट क्यूमुलेटिव पाथ को परमानेंट लिस्ट में मूव कर देना है। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, इस स्टेप में क्या होता है, जो भी टेंटेटिव लिस्ट से परमानेंट लिस्ट में शिफ्ट होगा वो लास्ट मूव नोड के सभी अनप्रोसेस्ड नेबर को टेंटेटिव लिस्ट में ऐड कर देना होता है, और अगर ये पहले से एडेड नहीं है तो ऐड करना है। अगर एडेड है तो अगर नेबर लार्जर कॉस्ट के साथ पहले से एडेड है तो इसे शॉर्टेस्ट कॉस्ट के साथ रिप्लेस कर देना होता है, और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते रहेगा। इस लिस्ट मेथड को एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि डायस्क्राल एल्गोरिथम को लिस्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने एक 5 नोड का वेटेड ग्राफ दिखाया है जो डायरेक्टेड नहीं है, लेकिन इसको आप डायरेक्टेड कंसीडर कर सकते हैं। A to D 4 है, मतलब A to D भी 4 है और D to A भी 4 है कॉस्ट इसकी। इस तरीके से ये लिस्ट मेथड के अंदर ये 5 नोड दिखाए गए हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले नोड A से हम लोग ये कंसीडर करते हैं, एक सिंगल सोर्स से हम लोग को पता करना होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है डायस्क्राल एल्गोरिथम, तो इसमें नोड A को हम लोग सोर्स कंसीडर करते हैं और यहाँ से B, C, D और E नोड के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होंगे वो इस लिस्ट मेथड से जानने की कोशिश करते हैं। नोड से जिस सोर्स से आपको कॉस्ट कंसीडर करनी है उसको सबसे पहले रूट बनाते हैं, यही अभी हमने फ्लो चार्ट में बताया था। तो नोड A को सोर्स मानते हैं और नोड A को ट्री का रूट बना लेते हैं और इसको टेंटेटिव लिस्ट में मूव कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह की लिस्ट बनती है, एक परमानेंट लिस्ट और एक टेंटेटिव लिस्ट। तो सबसे पहली लिस्ट जो बनेगी वो क्या बनेगी, परमानेंट लिस्ट एम्प्टी होगा और टेंटेटिव लिस्ट के अंदर A और उसकी कॉस्ट लिखी होगी, क्योंकि A ही सोर्स है और A ही डेस्टिनेशन है तो इसकी कॉस्ट होगी 0। अब दूसरा स्टेप हमने बताया था कि अब टेंटेटिव लिस्ट में मौजूद जो भी नोड है उनको चेक किया जाता है, तो उनमें जो शॉर्टेस्ट क्यूमुलेटिव कॉस्ट वाले पाथ होंगे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको परमानेंट लिस्ट में मूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक ही कॉस्ट अवेलेबल है, एक ही नोड की कॉस्ट अवेलेबल है, वही मिनिमम होगी, तो इसको अब मूव कर देंगे यहाँ से हम लोग इस परमानेंट लिस्ट में। और इस तरीके से जो लिस्ट बनेगी वो लिस्ट क्या होगी, वो लिस्ट होगी दिस वन। A0 शिफ्ट होके आ जाएगा यहाँ पे, और अगला स्टेप क्या था कि जो भी शिफ्ट होके वहाँ पे आता है उसके जो नेबर्स हैं अब उन नेबर्स को टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया जाता है। A के सभी नेबर्स को टेंटेटिव लिस्ट में मूव कर दिया जाएगा। और A के सभी नेबर क्या हैं, A का नेबर एक है B जिसकी कॉस्ट है 6, A का एक नेबर है C जिसकी कॉस्ट है 3 और A का एक नेबर है D जिसकी कॉस्ट है 4। तो अब टेंटेटिव लिस्ट में क्या हो जाएगा, B6, C3, D4। अब इसके बाद क्या होगा, टेंटेटिव लिस्ट में चेक किया जाता है कि टेंटेटिव लिस्ट में कौन से नोड की क्यूमुलेटिव कॉस्ट सबसे कम है। तो टेंटेटिव लिस्ट में सबसे कम कॉस्ट किसकी है, C3 की। तो C3 की क्यूमुलेटिव कॉस्ट सबसे कम है, इसलिए C3 को परमानेंट लिस्ट में मूव कर दिया जाएगा और नोड C के कितने नेबर हैं ये भी चेक किया जाएगा। तो नोड C के नेबर कौन कौन है, नोड C का नेबर है A, B और E। तो नोड C के 3 नेबर अब यहाँ शिफ्ट होगा, उसके बाद इसके नेबर्स को चेक किया जाता है।
तो इसका जो पहला नेबर है नोड ए, वो पहले से ही प्रोसेस हो चुका, जो प्रोसेस हो चुका है यहाँ पे पहले, क्योंकि इसी को हमने सोर्स माना है, तो ये प्रोसेस हो चुका है। मतलब अनप्रोसेस्ड नेबर कौन कौन से हैं, बी और ई। जैसा कि क्लियर है कि नोड बी पहले से टेंटेटिव लिस्ट में है विथ कॉस्ट 6। नोड ए से नोड बी तक वाया सी भी पहुंचा जा सकता है विथ कॉस्ट 3 + 5 = 8 कॉस्ट में यहाँ पहुंचा जा सकता है, क्योंकि 6 जो है वो 8 से लेस है, इसलिए टेंटेटिव लिस्ट में जो बी की कॉस्ट होगी वो 6 के साथ ही मूव करेगी, 8 के साथ मूव नहीं करेगी। तो इस तरीके से एक नई लिस्ट बनेगी जिसके अंदर सी शिफ्ट होगा परमानेंट लिस्ट में और टेंटेटिव लिस्ट भी चेंज होगा। तो सी जब यहाँ चेंज होके आएगा तो सी 3 हो जाएगा। अब इस सी के नेबर्स चेक किए जाएंगे कि सी के नेबर्स क्या क्या हैं। अब अगेन इस टेंटेटिव लिस्ट को चेक किया जाएगा। इसमें जो शॉर्टेस्ट क्यूमुलेटिव कॉस्ट है वो नोड डी की है विथ कॉस्ट 4। इसके अकॉर्डिंग डी को मूव किया जाएगा परमानेंट लिस्ट में। डी का कोई भी अनप्रोसेस्ड नेबर नहीं है, इसलिए टेंटेटिव लिस्ट में कुछ भी ऐड नहीं होगा और ये सिंपली शिफ्ट होकर चला आएगा परमानेंट लिस्ट में। और अब जो नई लिस्ट बनेगी वो हो जाएगी A0, C3, D4 और टेंटेटिव लिस्ट एज इट इज़ रह जाएगी, क्योंकि डी का कोई भी दूसरा नेबर अनप्रोसेस्ड नहीं है, इसलिए टेंटेटिव लिस्ट में वो ऐड नहीं होगा। अब टेंटेटिव लिस्ट में B6 और E8 बचेंगे। अब अगेन टेंटेटिव लिस्ट के सभी नोड में से B6 सबसे कम है, क्योंकि ये 8 है, ये 6 है, B6 सबसे कम है। अब नोड B6 मूव होगा परमानेंट लिस्ट में। हमें नोड B के सभी अनप्रोसेस्ड नेबर को टेंटेटिव लिस्ट में ऐड करने की ज़रूरत है। तो नोड B के सभी अनप्रोसेस्ड नेबर, तो नोड B का अनप्रोसेस्ड नेबर कौन सा बचा है अभी, सिर्फ E, और वो ऑलरेडी मौजूद है इसमें विथ कॉस्ट 8। नोड E की क्यूमुलेटिव कॉस्ट एज अ नेबर ऑफ नोड B कितनी है, 6 + 4 = 10। क्योंकि नोड E की नोड B के हिसाब से इसका जो नेबर है वो E है और इसकी क्यूमुलेटिव कॉस्ट A to E वाया B 10 है, लेकिन इसमें वो पहले से 8 कॉस्ट के साथ मौजूद है, इसलिए इसको रिप्लेस नहीं किया जाएगा और टेंटेटिव लिस्ट में E8 ही रहेगा और B6 मूव होकर चला जाएगा परमानेंट लिस्ट में। और अभी जो लिस्ट बनेगी वो बन जाएगी A0, B6, C3, D4 और टेंटेटिव लिस्ट में बचेगा E8। अब जो टेंटेटिव लिस्ट में एलिमेंट मौजूद है वो है नोड E विथ कॉस्ट 8 और इसको परमानेंट लिस्ट में मूव कर दिया जाएगा। क्योंकि नोड E का अब कोई भी अनप्रोसेस्ड नेबर नहीं है, इसलिए सिंपली E8 को शिफ्ट कर दिया जाएगा टेंटेटिव लिस्ट से परमानेंट लिस्ट में। और परमानेंट लिस्ट में अभी क्या हो जाएगा, A0, B6, C3, D4 और E8 और टेंटेटिव लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी। और हमने आपको बताया था कि जैसे ही टेंटेटिव लिस्ट एम्प्टी होगी डायस्क्रा एल्गोरिथम रुक जाएगा और इस तरीके से इसका शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम A टू सभी नोड के लिए इस तरीके से कॉस्ट मिलेगा। B के लिए 6, C के लिए 3, D के लिए 4, E के लिए 8। अब इस B को रूट नोड बना के भी हम लोग सेम टेंटेटिव लिस्ट और परमानेंट लिस्ट मेथड के थ्रू इस B की कॉस्ट कंसीडर होती है। इसी तरीके से C की कॉस्ट कंसीडर होगी, D की कॉस्ट कंसीडर होगी और E की कॉस्ट कंसीडर होगी और राउटिंग टेबल क्रिएट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में OSPF की कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपके साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अगर इस डायस्क्रा एल्गोरिथम से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।